गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जिक्र किया था। बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीशन में जो काम आता है वो होता है किडनी, राइट। तो अब हम उसी टॉपिक को फर्दर इलेबोरेट करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स को कवर करने की, लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर किडनी के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में करेंगे, फिर यूरिन और ब्लड का पाथवे देखेंगे एंड लास्ट फिर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कवर करेंगे। देखते हैं कि आज ये टॉपिक अपने हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जैसा भी है शुरू करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बच्चों हम बात करते हैं किसकी? किडनी की। किडनी की लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच्चों पेयर ऑफ किडनी है। ठीक है, जो कि डोर्सल साइड में है। और अगर हम इसकी और ज़्यादा डिटेल्ड लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट है बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्री। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, डोर्सल साइड है यानी कि बैक साइड में। देखो बच्चों, आगे की तरफ को वेंट्रल साइड बोलते हैं, पीछे की साइड को डोर्सल साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो पीछे की साइड प्रेजेंट है बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्री। इसका मतलब ये है कि 12 थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर, L का मतलब लंबर वर्टिब्री। बच्चों, जब रीढ़ की हड्डी को हम स्टडी करते हैं ना, तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर अलग अलग हमने नाम दिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए नेक के अंदर बच्चों जो वर्टिब्री होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, और उनको हम ऐसे बोलते हैं लाइक C1, C2, C3 लाइक दिस, ठीक है। तो टोटल 7 होते हैं बच्चों। उसके बाद में थोरैक्स रीजन में पीछे की तरफ जो वर्टिब्री होते हैं वो होते हैं टोटल 12, लाइक 1 2 3। अब मैं 12 नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे आइडिया से लिख देता हूं कि मान लीजिए बच्चों ये 12th वाला है तो मैं इसको बोलूंगा T12, T1 से लेकर के T12। उसके बाद में एब्डोमिनल रीजन के अंदर अगर बैक साइड में देखेंगे तो जो वर्टिब्री होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों लंबर वर्टिब्री। वो होते हैं टोटल 5। इनको हम ऐसे बोलते हैं लाइक L1, L2, L3, L4, L5। तो ये वर्टिब्री के नाम है, ठीक है ना। तो हमने कहां पे लोकेशन बोली इसकी? T12, L3 के बीच। इसका मतलब ये है, देखो ये T12 है और ये L3 है, तो इसके दोनों तरफ अगर आप यहां पे देखोगे ऐसे करके, इसके दोनों तरफ आपको यहां पे किडनी मिलती है लाइक दिस। तो क्या लोकेशन का फंडा आपको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं आपको एक और एंगल से इस चीज को समझाता हूं। बच्चों, हमारी जो किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, रेट्रोपेरिटोनियल। अब इसका क्या मतलब है? रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब होता है? रेट्रो का मतलब होता है बच्चों बैक साइड में, ठीक है। पेरिटोनियल, सो जस्ट अगर मैं बॉडी बनाऊं यहां पे, मान लीजिए बच्चों इस बॉडी के अंदर ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम से ऊपर आपको पता है लंग्स होते हैं, और डायाफ्राम से नीचे की तरफ इस रीजन में, एब्डोमिनल रीजन के अंदर स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो बच्चों यहां पे जो अंदर की कवरिंग होती है, एब्डोमेन के अंदर की जो कवरिंग है, मैं रेड से बनाऊंगा इस कवरिंग को, इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिटोनियम। अंदर की ये जो कवरिंग है इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। जो किडनी है, किडनी बच्चों इस बैक साइड में यहां पे एब्डोमिनल वॉल से ना अटैच होती है लाइक दिस। ठीक है, तो मान लीजिए ये किडनी जो है एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, दिस इज किडनी। सो किडनी डोर्सल साइड से एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, लेकिन किडनी की जो वेंट्रल साइड है, मतलब कि इधर ये वाली जो साइड है बच्चों, यहां पे क्या है कि ये जो पेरिटोनियम है ये इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करती है लाइक दिस, ऐसे करके। तो मैं क्या देख रहा हूं कि पेरिटोनियम से पीछे है, मैंने क्या बोला, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो का मतलब क्या, बैक साइड, पेरिटोनियम के जो बैक साइड में है, तो पेरिटोनियम के बैक साइड में है, ठीक है ना। और किडनी का कौन सा पार्ट पेरिटोनियम से कवर है, डोर्सल के वेंट्रल। बच्चों इधर वाली साइड तो डोर्सल है और इधर वाली वेंट्रल है, तो किडनी की जो वेंट्रल साइड है, किडनी की वेंट्रल साइड इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रेट्रोपेरिटोनियल। क्या ये मतलब आपको समझ में आया? मैंने बोला रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है, जो पेरिटोनियम के पीछे है। रेट्रो का मतलब जो पीछे है, जो बैक साइड में है। सो बच्चों देखिए, पेरिटोनियम यहां पे है, पेरिटोनियम ऐसे नहीं जा रही है, नो, पेरिटोनियम इसके ऊपर से जा रही है, तो पेरिटोनियम के तो बैक साइड में है ना ये। मैंने बस यही बोला कि पेरिटोनियम के बैक साइड में है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ओके, ठीक है। अगली बात बच्चों, किडनी का जो वेट है ये लगभग 150 ग्राम के आसपास रहता है। आप कह सकते हो 120 टू 170 ग्राम। शेप का आप सबको पता ही है, बहुत बार आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में भी, कि किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती है, ठीक है ना, लाइक दिस, बीन शेप्ड। बच्चों इस किडनी के अंदर जो ये गड्ढा बन रहा है, यानी कि ये जो इस वाली साइड जो है, कनकेव साइड की मैं बात कर रहा हूं, कनकेव साइड में ये जो डिप्रेशन बना हुआ है इसे बोलते हैं हाइलम। ओके, और बच्चों हाइलम ही वो पॉइंट है जहां से इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंट्री करेंगी या ब्लड वेसल्स बाहर निकलेंगी। ओके, यूरेटर वगैरह जो है वो यहां से बाहर निकलेंगे। सो हाइलम एक कौन सा है, इट इज दी कॉनकेव साइड ऑफ किडनी, कॉनकेव साइड ऑफ किडनी, जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर एटसेट्रा, ये सब यहां से पे एंटर करते हैं या यहां से बाहर निकलते हैं। जैसे कि यूरेटर यहां से निकल रहा है, ठीक है ना, नर्व्स यहां पे नर्व सप्लाई हो रही है इसी पॉइंट पे, ब्लड वेसल्स यहां पे एंटर भी कर रही है, एग्जिट भी कर रही है। सो दैट इज हाइलम। हाइलम समझ में आ गया? गुड। चलिए अब हम एक ओवरऑल डायग्राम बनाते हैं। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस।
ओके, तो कुछ इस तरह की आपको एक किडनी दिखाई देती है। 2 किडनी बनाई मैंने बच्चों। मैंने इस 1 मिनट, एक बच्चे को मैं एंटर करवा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। बच्चों एक किडनी को मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा है, एक किडनी को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ये वाली जो किडनी, ये वाली है ना, राइट किडनी है आपकी, और राइट किडनी बच्चों थोड़ा सा नीचे इसलिए है क्योंकि ऊपर की तरफ है ना लीवर होता है, तो लीवर के कारण ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज बच्चों, आपकी दोनों किडनी के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। वाहेगुरु वाहेगुरु, सॉरी। देखिए बच्चों, मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है हाइलम, यहीं से यूरेटर बाहर निकलता है। ये जो डक्ट्स बाहर निकल रही है इनको बोलते हैं बच्चों यूरेटर। ठीक है, यहां पे जो ब्लड को लेकर के आएगी उसका नाम है एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, क्योंकि बैक साइड में है तो हम एओर्टा की इस ब्रांच को बोलते हैं डोर्सल एओर्टा। तो बच्चों डोर्सल एओर्टा, मान लीजिए ये डोर्सल एओर्टा है। जब यहां पे ये आएगी इस पॉइंट पे, तो ये बच्चों 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी और ये दोनों ब्रांचेस एक एक किडनी में चली जाएगी। डोर्सल एओर्टा की इन ब्रांचेस को, जो कि दोनों किडनी में एंटर कर रही है, इनको बोलते हैं बच्चों रीनल आर्टरी। याद रखना बच्चों, किडनी के लिए आप रीनल वर्ड यूज करते हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहां पे हमने क्या लिखा, एड्रीनल। क्यों लिखा? एड का मतलब होता है अबव, रीनल का मतलब किडनी, है ना। तो किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। ओके, सिमिलरली बच्चों ये जो ब्लड वेसल्स है एओर्टा की, ये किडनी के अंदर एंटर कर रही है, हम इनको बोलेंगे रीनल, और आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है ना। एक तरह की आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, तो इन दीज आर रीनल आर्टरी। सो रीनल आर्टरी यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। और मैंने एक लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि इसी आर्टरी के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा यूरिया भी तो यहां पे आती है। रीनल आर्टरी बच्चों यहां पे क्या ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलोंग विद यूरिया। इज इट क्लियर? अब यहां से बच्चों जो बाहर निकलेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, जो यहां से बाहर निकलेगी उसे बोलेंगे रीनल वेन। सो दोनों किडनी से बच्चों बाहर निकल रही है, दिस इज रीनल वेन। ये वाली है बच्चों रीनल वेन, ठीक है ना। और ये रीनल वेन इस जिस बड़े वाली वेन के साथ फ्यूज हो जाएगी, इस बड़े वाली वेन को हम बोलते हैं वीना कावा। वीना कावा, जो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी। डोर्सल एओर्टा यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है,
वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से लेकर के जा रही है। कहां लेकर के जा रही है बच्चों? हार्ट की तरफ लेकर के जा रही है। सो मैं लिखता हूं कि रीनल आर्टरी क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया, और रीनल वेन क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट यूरिया, क्योंकि यूरिया बाहर निकल चुका होगा यूरिन के साथ में। सो विदाउट यूरिया। हम देखेंगे आगे चल के कि ये कैसे बाहर निकलेगा। अभी के लिए जस्ट ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको समझ में आ गए? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है, वेन ब्लड लेकर के जा रही है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन विद यूरिया है, वेन के अंदर CO2 विदाउट यूरिया। ओके, अब देखिए बच्चों, जब यूरिया का, देखो यूरिया का है ना, किडनी के अंदर क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए बच्चों इन किडनीज के अंदर लगी हुई है फिल्ट्रेशन यूनिट्स। मैंने क्या बोला? आपके ब्लड को, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी के पास में क्या है? किडनी हैज फिल्ट्रेशन यूनिट्स। बच्चों इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को, एक तरह की छलनियां है बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और बच्चों यू कैन से एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। हालांकि हम एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से हम इसको 1 मिलियन ही कंसीडर करेंगे, लेकिन होते 1 मिलियन से भी ज्यादा हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सो नेफ्रॉन कितने हैं? आई टोल्ड यू 1 किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन बच्चों एक किडनी में लगे हुए हैं। तो 2 किडनी है आपके पास तो 20 लाख नेफ्रॉन हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। समझ में आ गए यहां तक बच्चों? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया इसके अंदर गया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद यूरिया वो जाएगा नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन क्या करेगा? इसको छान देगा। फिल्ट्रेशन यूनिट है ना, छलनी है ना बच्चों, तो क्या करेगा? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छान देगा और उसके अंदर जो यूरिया थी उसको छान के इसमें डाल देगा, यूरेटर्स के अंदर डाल दिया जाएगा बच्चों। और अब यूरेटर से होता हुआ वो जो यूरिया है और उसके अंदर बच्चों जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो भी डाल देंगे और भी वेस्ट सब डाल देंगे, तो वो बन जाता है यूरिन। फाइनली वो जो यूरिन है वो यहां से, यानी कि यूरेटर से बच्चों नीचे की तरफ आ रहा है। अब उस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों जब इसमें यूरिन फिल हो जाएगा तो उसके बाद में इस डक्ट के जरिए, दैट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के जरिए यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। इस टाइप से काम होता है। अब बच्चों यूरिनरी ब्लैडर से हरदम, ऐसा तो नहीं है कि यूरिन हरदम बाहर निकलते रहना चाहिए, ठीक है ना, तो वो हरदम बाहर ना निकलता रहे, कुछ टाइम वो यहाँ पे स्टोर भी हो। तो यूरेथ्रा के अंदर ना कुछ स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं और बच्चों वो स्फिंक्टर अंदर की तरफ भी है और वो स्फिंक्टर जो है बाहर की तरफ भी है, ठीक है ना। तो ये स्फिंक्टर्स
दोनों तरीके से हैं, कुछ हद तक वॉल्यूंट्री भी है, हमारी मर्जी से भी काम करते हैं, कुछ हद तक ये इनवॉल्यूंट्री भी हैं। तो जब ये स्फिंक्टर्स ओपन होंगे अंदर वाले और बाहर वाले, उसके बाद ही यूरिन जो है बच्चों वो रिलीज हो पाता है। ठीक है ना। अगली बात बच्चों, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्पेशल मसल्स लगी हुई है, इनका नाम आपको याद रखना है। यूरिनरी ब्लैडर हैज डेट्रूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर का जो एपिथेलियम लेयर है, यू नो एपिथेलियम, एनिमल टिश्यू में आपको मैं और डिटेल में सिखाऊंगा कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, कवरिंग टिश्यू होता है। किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को सबसे बाहर से वही कवर करता है, सबसे बाहर से और सबसे अंदर से कवर करने वाला जो है दैट इज एपिथेलियम। तो बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम लगा हुआ है, उस स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम का नाम है यूरोथेलियम। यूरोथेलियम। बच्चों जो ये यूरोथेलियम है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, कभी भी आप एपिथेलियल टिश्यू कहीं पे देखोगे तो उसके पास ना एक लेयर होती है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लेकिन बच्चों यूरोथेलियम के पास में वो लेयर नहीं होती है। ये एपिथेलियम तो है बट इसके पास में क्या चीज नहीं है, इट डजंट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने के कारण बच्चों ये स्ट्रेचेबल है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने के कारण यूरोथेलियम क्या है, स्ट्रेचेबल। तो ये एक अच्छी बात है बच्चों, क्यों? क्योंकि जब यहां पे यूरिन भर जाएगा तो ये स्ट्रेच हो जाता है ताकि और ज्यादा यूरिन को ये यहां पे स्टोर कर सके। ठीक है ना। इसका स्ट्रेचेबल होना जरूरी है, इन सेल्स का स्ट्रेचेबल होना जरूरी है ताकि और भी यूरिन यहाँ पे स्टोर किया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम हर टाइम यूरिन को हर जगह एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो नेचर ने ऐसा सिस्टम किया है कि हम कुछ देर तक एक्स्ट्रा यूरिन को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है यूरोथेलियम। इज इट क्लियर बच्चों? यूरोथेलियम का एक और नाम है दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे। यूरोथेलियम का दूसरा नाम लिख रहा हूं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो भी मैंने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में लिखी है, मैं रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट मैंने बोला इसके अंदर डेट्रूसर मसल्स होती है। फिर मैंने बोला इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है जिसका नाम है यूरोथेलियम, या आप बोल सकते हो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है। अगली चीज बच्चों, यूरोथेलियम के पास में कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर होती इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों तो ये स्ट्रेच नहीं कर पाता। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके ना होने के कारण ही ये क्या है, स्ट्रेचेबल है। और स्ट्रेचेबल होने के कारण ये यहां पे ज्यादा यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो क्या बच्चों आपको ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया है? अगर हो गया तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। ओके। अब बच्चों ये तो हमने एक ओवरव्यू देखा है। अब हम सिर्फ एक किडनी का डिटेल्ड डायग्राम देखिए। हम एक किडनी को ऐसे कट कर रहे हैं साइड में से और उसके अंदर का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।
मैं बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली किडनी बना रहा हूं। ऑलराइट, हमने बीन शेप बना लिया इसको। यहां से जो बाहर की तरफ डक्ट निकलेगी दैट इज यूरेटर। ठीक है, ये चीज मैं आपको लास्ट डायग्राम में बता चुका हूं। अब देखो बच्चों, किडनी जो है, किडनी को हमें ना दो पार्ट में स्टडी करते हैं। किडनी का जो ऐसे करके, ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और बच्चों जो अंदर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मेडुला। बाहर वाली को कोर्टेक्स, अंदर वाली को क्या बोला? मेडुला। ठीक है, मेडुला पार्ट के अंदर कुछ खास तरह के पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। अब मैं मेडुला को यहाँ से हटा रहा हूँ सो दैट आई विल गेट सम स्पेस। आपको समझ में आ चुका कि अंदर वाले पोर्शन को हम मेडुला बोलते हैं। बच्चों ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनको बोलते हैं, क्योंकि ये पिरामिड शेप के है बच्चों, ओके, और मेडुला में प्रेजेंट है, हम इन्हें बोलेंगे मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स। अगली बात बच्चों, मेड्यूलरी पिरामिड्स को ही आप रीनल पिरामिड्स भी बोल सकते हो, और रीनल पिरामिड्स। ठीक है जी। अगली बात बच्चों, इस पोर्शन के अंदर ये जो स्पेस है यहां पे यूरिन को डाला जाता है। इस पोर्शन को जहां पे यूरिन को डाला जाएगा, ये मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था कि मैं आपको ब्लड वेसल्स वगैरह की एंट्री यहां पे दिखा सकूं। ये मान लीजिए बच्चों, रीनल किडनी जो है वो यहाँ पे एंटर कर रही है, और यहाँ से एज आई टोल्ड यू रीनल वेन जो है वो बाहर निकल रही है। यहाँ पे जहाँ पे ये यूरिन इकट्ठा होता है, इस एरिया को बोला जाता है बच्चों रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। अभी तक क्या क्या बताया मैंने बोला किडनी दो पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, बाहर वाला कोर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। मेडुला के अंदर बच्चों कुछ पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स। फिर मैंने बोला कि ये जो मैंने स्पेस बनाया जहां पे ये पिरामिड्स के अंदर जो यूरिन तैयार होता है वो इस जगह पे डाल दिया जाएगा, तो इस जगह को जहां पे यूरिन को डाला जा रहा है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से बच्चों फिर यूरिन जो है वो इस डक्ट में नीचे की तरफ जाएगा। इस डक्ट को हम बोलते हैं यूरेटर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आपको? यस और नो? यस सर। अगली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों देखिए,
ये वाला पार्ट कोर्टेक्स है। अब अगर मैं यहां पे डॉट रख दूं, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर बच्चों मैं यहां पे डॉट रख दूं और मैं पूछूं कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये मेडुला है, और मैं बोलूंगा नो। बच्चों ये पार्ट जो देखो मैंने ये लाइन बनाई है, दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में ये जो स्पेस है ये वाला, ये कोर्टेक्स का ही पार्ट है, मेडुला का पार्ट नहीं बच्चों। मेडुला का पार्ट इससे आगे का है, इधर का, ठीक है ना। तो ये लाइन मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस लाइन से इधर का जो है वो कोर्टेक्स का ही पार्ट है, और इस पार्ट को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या है बच्चों? इट इज द पार्ट ऑफ कोर्टेक्स। इज इट क्लियर? तो ये वाला इस पार्ट की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये कोर्टेक्स का ही पार्ट है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अगली बात बच्चों, अब हम है ना इसकी कवरिंग्स की बात करते हैं कि इसको किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो बच्चों किडनी की जो बाहर की कवरिंग है ये एक फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। मान लो कि ये पिंक कलर वाला ही है, फाइब्रस लेयर, इसे हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद में फाइब्रस कैप्सूल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और बच्चों वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है बनी हुई है एडिपोज टिश्यू की। ये जो मैं अभी बना रहा हूं ब्लैक कलर से, this one, this is made up of फैट की बनी हुई है बच्चों, हम इसे बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, या आप इसे फैटी कैप्सूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ फैट। फाइब्रस कैप्सूल फाइब्रस लेयर का बना हुआ है बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है ना। फाइब्रस प्रोटीन्स लाइक कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है ना, जो कि फाइब्रस होती है, जो स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है। सो इस टाइप से ये चीजें डिजाइन है। क्या आपको ये किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है? यस। ठीक है। अगली चीज बच्चों, ये जो चीज है यानी कि मेडुलरी पिरामिड के जो आगे एक छोटी सी एक डक्ट रहती है ऐसे सभी के आगे, इन डक्ट्स को हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। इन डक्ट्स को क्या बोलते हैं? दीज आर माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे फ्यूज हो जाते हैं बच्चों, और फ्यूज होने के बाद में ये अपना जो भी सिक्रेशन है वो यहां पे डाल रहे हैं। पहले माइनर कैलिक्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो एक वाइड डक्ट बनेगी, जैसे कि ये माइनर कैलिक्स है, और इनके जुड़ने से बच्चों ये जो वाइड सी डक्ट बनी है इसे बोलेंगे मेजर कैलिक्स। सिंपल सी बात है बच्चों, दो पतली पतली ट्यूब है उनको जोड़ दो, जो चौड़ी ट्यूब बनेगी उसे मेजर कैलिक्स बोल दो। और मेजर कैलिक्स अपना सिक्रेशन या जो भी ये एलिमिनेट कर रहे हैं उसे डालते हैं रीनल पेल्विस में। ये कैलिक्स वाला फंडा समझ आ गया आपको? मैं रिपीट करता हूं, मैं इसकी बजाय नेक्स्ट डायग्राम में लेता हूं इस चीज को। देखिए
ये मान लो पिरामिड्स हैं, सिर्फ पिरामिड्स बना रहा हूं आपकी बार में। अब देखो बच्चों, पिरामिड से जो डक्ट निकलती है ऐसे करके, इन डक्ट्स को बोलते हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो मैं अभी माइनर कैलिक्स बना रहा हूं। दीज आर माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स समझ में आ गया? माइनर कैलिक्स को आपस में जोड़ दो, जैसे कि ये माइनर कैलिक्स और ये, इनको आपस में जोड़ दो लाइक दिस। अब उसके बाद में एक ऐसे वाइड सी ट्यूब बन गई। अब इस वाइड ट्यूब को बोला मेजर कैलिक्स। तो बच्चों इसी तरीके से मान लो ये है माइनर कैलिक्स, इन माइनर कैलिक्स को आपस में जोड़ दो, ये आपस में जुड़ गए, और जो ये वाइड ट्यूब बनी, दिस इज मेजर कैलिक्स। और अब ये मेजर कैलिक्स, इनके जो भी यहाँ पे यूरिन बनेगा बच्चों, वो पहले माइनर कैलिक्स में आएगा, फिर मेजर कैलिक्स में आएगा, और फाइनली जिस स्पेस में डाला जाएगा, इस स्पेस को हम बोलेंगे रीनल पेल्विस। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ओके बच्चों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डन? यस सर। ओके, एक सेकंड, लास्ट का इसका इसका क्या हो गया? यस सर, हो गया। इसका ले लिया था आपने? यस सर। ठीक है भाई, मैं एक बार फर्स्ट पेज निकाल रहा हूँ। हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने सीख लिया, किडनी का स्ट्रक्चर भी सीख लिया। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि यूरिन का पाथवे क्या बनेगा, कहाँ से होकर के यूरिन जो है वो गुजरने वाला है। पाथवे ऑफ यूरिन, इसको ऐसे समझिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से उसी किडनी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेकिन अब मैं उसमें आपको नेफ्रॉन दिखाऊंगा। एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं लास्ट स्ट्रक्चर में ही। हम इसमें भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये किडनी है ऐसे करके, और ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स पोर्शन, अंदर वाला मेडुला। मैं आपको सिर्फ एक सिंगल नेफ्रॉन यहां पे बना रहा हूं, और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सिंपल सा बनाऊंगा, ताकि आपको बस आइडिया हो जाए कि यहां पे नेफ्रॉन किस तरीके से सेटल होते हैं। तो बच्चों, नेफ्रॉन कुछ ऐसे है यहां पे। लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने जो बनाया है, दिस इज नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का होगा फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये जो डक्ट है बच्चों नेफ्रॉन की, एक्चुअली ना इस डक्ट से कई सारे नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस वन जहां पे मैंने पेन रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। सो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरिन जो है वो कहां पे जाएगा, वो आएगा बच्चों माइनर कैलिक्स में, ठीक है ना। तो देखिए, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, जो कि हम आगे सीखेंगे कि कैसे होता है। फिर
यूरिन कहां पे आ गया, इस डक्ट में, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। बच्चों कलेक्टिंग डक्ट जब नीचे की तरफ जा रही है तो ये वाइड हो जाती है। देखो इस एरिया में आने के बाद है ना, यहां पे कलेक्टिंग डक्ट वाइड हो गई है, राइट। इस वाइड कलेक्टिंग डक्ट को बोलते हैं बच्चों डक्ट ऑफ बेलिनी। बेलिनी, राइट। ये डक्ट ऑफ बेलिनी शायद आपको एनसीईआरटी में ना मिले लिखा हुआ, बट फिर भी ध्यान रख लेना। डक्ट ऑफ बेलिनी से फिर यूरिन कहां पे गया बच्चों, यहां पे माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से यूरिन गया मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से बच्चों इस जगह पे यूरिन इकट्ठा हो गया, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से फिर यूरिन नीचे की तरफ जाएगा, सीधा लास्ट डायग्राम। हाँ, रीनल पेल्विस से फिर यूरिन बच्चों देखो नीचे की तरफ जा रहा है, यूरेटर से होता हुआ, और ये कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा बच्चों यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, एंड फाइनली यूरेथ्रा से बॉडी से आउट कर दिया जाएगा। सो रीनल पेल्विस से गया यूरेटर, और यूरेटर से होता हुआ स्टोर किया गया यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया तो बच्चों यूरेथ्रा के जरिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। सो ये मैंने बनाया पाथवे ऑफ यूरिन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डन? यस सर। ठीक है बच्चों, नेफ्रॉन का जो डायग्राम है सिखाने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जो ब्लड होता है वो किस तरीके से किडनी में जाता है और किस तरीके से किडनी से बाहर निकलता है। ये पाथवे समझना जरूरी है। सो पाथवे ऑफ यूरिन मैंने वहीं पे ले लिया, तो यहां पे हम इसको हटा देते हैं। अब यहां पे हम करेंगे सिर्फ पाथवे ऑफ ब्लड। मान लो बच्चों कि ये जो बॉक्स है, एक बार के लिए ऐसे मान लो कि यही किडनी है, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ आपको ब्लड वेसल्स का फंडा समझना है। हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलेगी उसे हम बोलते हैं डोर्सल एओर्टा। और बच्चों डोर्सल एओर्टा जब किडनी के पास आती है तो ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, मैंने बताया। एक इधर वाली किडनी में चली जाएगी, एक उधर वाली किडनी में चली जाएगी। इसे बोलते बच्चों रीनल आर्टरी। दिस ब्रांच इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, ठीक है। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है विद यूरिया। रीनल आर्टरी बच्चों अंदर जाने के बाद फर्दर और भी थिन आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी। इन थिन आर्टरीज को हम बोलते हैं, वी कॉल देम एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। अब बच्चों एफरेंट आर्टीरियोल डिवाइड होगा कैपिलरी के एक बंच में।
कैपिलरी के इस बंच को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। और बच्चों ये ग्लोमेरुलस ही है जो नेफ्रॉन के कांटेक्ट में होता है। क्या बोला मैंने? ग्लोमेरुलस ही नेफ्रॉन के कांटेक्ट में होता है और यहीं पे ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है ना। सो ग्लोमेरुलस जो है नेफ्रॉन के कांटेक्ट में है और इसी के थ्रू क्या होगा? फिल्ट्रेशन। लेकिन अभी मैंने यहां पे नेफ्रॉन वगैरह नहीं बनाया, मैं आगे चल के नेफ्रॉन को और ग्लोमेरुलस को इकट्ठा बनाऊंगा। फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलस से जो ब्लड वेसल निकलती है बच्चों, उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा कर लिया ताकि मैं कुछ और चीजें बना सकूं। मैंने बोला बच्चों डोर्सल एओर्टा डिवाइड हुई रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से फिर जो पतली पतली आर्टरीज निकली है उन्हें हमने बोला एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से बनती हैं कैपिलरीज का एक यू कैन से बंच। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस मैंने बताया ग्लोमेरुलस जो होता है नेफ्रॉन के कांटेक्ट में होता है और यहीं पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, राइट। फिल्ट्रेशन होने के बाद ग्लोमेरुलस जो है इससे फिर अगेन एक यू कैन से आर्टीरियोल निकलेगा जिसे बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। बच्चों स्पेलिंग डिफरेंस है, यह एफरेंट जो ब्लड को लेकर के आ रहा है और यह इफरेंट जो ब्लड को बाहर लेकर के जा रहा है, एग्जिट करवा रहा है, ठीक है ना। बच्चों ऐसे बहुत सारे इफरेंट आर्टीरियोल आपस में इफरेंट आर्टीरियोल आगे फिर डिवाइड होगा कलर का क्या फंडा हो गया? इफरेंट आर्टीरियोल फिर से डिवाइड हो जाएगा बच्चों कैपिलरीज में, और अब की बार इस कैपिलरीज के बंच को हम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब यहां से एग्जिट करेंगे तो जो ब्लड वेसल होगी वो बच्चों अब CO2 को लेकर के जा रही है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ने क्या किया है? तो यहां तक ना ऑक्सीजन वगैरह सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ने आसपास के सेल से CO2 को कैप्चर कर लिया है। तो ब्लड वेसल कैसी बनेगी? CO2 वाली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली। इसे बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है। और वेन्यूल ऐसे बच्चों बहुत सारे वेन्यूल होंगे जो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। मान लो ये दूसरा वेन्यूल है, ये कोई तीसरा वेन्यूल है। जब वेन्यूल आपस में फ्यूज होते हैं तो बनती है बच्चों रीनल वेन। रीनल वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से बाहर लेकर के जा रही है। और बच्चों रीनल वेन बाहर एक बहुत बड़ी वेन है दैट इज कॉल्ड वीना कावा। तो बच्चों ये जो रीनल वेन थी ये फ्यूज हो जाएगी वीना कावा के साथ में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा में पहुंचा दिया जाएगा। एंड फाइनली ये जो वीना कावा है ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रही है हार्ट की तरफ। सो क्या समझ में आया? एक बार के लिए पूरा साइकिल रिकैप करते हैं। डोर्सल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। किसको ला रही है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है और इसके अंदर क्या है? साथ में यूरिया भी प्रेजेंट है। जैसे किडनी के पास पहुंची डिवाइड होगी
रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी डिवाइड होगी एफरेंट आर्टीरियोल में। एफरेंट आर्टीरियोल से आगे पतली पतली ट्यूब्स बनी जिन्हें बोला ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से फिर एक डक्ट निकलती है, दैट इज एक ब्लड वेसल निकलती है, दैट इज नॉट अ डक्ट, दैट इज ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल। ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो चुका है, अब इफरेंट आर्टीरियोल एक बार फिर से डिवाइड होगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करेगी, आसपास की सेल से CO2 को कैप्चर कर लेगी और वेन बनाएगी। जो सबसे पहली वेन बनती है वो सबसे थिन होती है, दैट इज कॉल्ड वेन्यूल। वेन्यूल फ्यूज होकर के बनते हैं रीनल वेन, और रीनल वेन जाकर के मिलती है वीना कावा में। तो इस टाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। इसी दौरान बच्चों यूरिया का भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या ये साइकिल आपको समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. बच्चों एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी के लिए आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं आपको नेफ्रॉन सिखाऊंगा तब ये चीज़ आपके दिमाग में और भी अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर क्लास फ्री करते हैं। Yes, sir. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम सिखाऊंगा, और मैं इस चीज़ को फिर, मैंने यहाँ पे बोला ना ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को फिर कनेक्ट कर दूंगा नेफ्रॉन के साथ में, फिर और अच्छे से समझ आएगा। चलिए, हैव अ गुड डे।